नमस्कार दोस्तों। कि जैसा कि हम आपको बताया मैंने कि अभी हमने इस कोरोना काल में 10th और 12th क्लास की स्टार्टिंग की है। तो आज हम 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और राजनीति विज्ञान का ब पार्ट से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। और हमारा जो लेसन का नाम है वो है मूल अधिकार, नीति, निर्देशक तत्व और मूल तत्व। तो आज जो हमारा लेसन का नाम है वो मूल अधिकार, नीति, निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं इस लेसन की, सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं मूल अधिकार। देखो बच्चों, मूल अधिकार क्या होता है? एक वृक्ष जो होता है वो किस पर खड़ा होता है? अर्थात वो अपनी जो खाद्य पदार्थ सिंचित किससे करता है? जड़ से करता है। यदि जड़ ही नहीं होगी तो ना तना होगा ना वृक्ष। उसी प्रकार मानव जीवन के लिए सबसे अति आवश्यक जो अधिकार होते हैं, अर्थात जिनके बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, हम अपने जीवन की उन्नति नहीं कर सकते, ऐसे अधिकारों को क्या कहा जाता है? मूल अधिकार। हर देश में अलग अलग प्रकार के अधिकार प्रदान किए जाते हैं। संविधान में, भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं वो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया। अर्थात कुल 23 अनुच्छेदों में, भारतीय संविधान के कुल 23 अनुच्छेदों में इनका वर्णन मिलता है मूल अधिकार। और मूल अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में? 3 में। किस अनुच्छेद से? 12 से 35 तक इनका वर्णन किया। अब बात करते हैं कि मूल संविधान अर्थात जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसे लागू किया गया था, उस समय कुल जो मूल अधिकार थे वो कितने थे? 7 मूल अधिकार। लेकिन दोस्तों क्या होता है, 44वें संविधान संशोधन 1978 को इन 7 मूल अधिकारों में से एक मूल अधिकार संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया। और इस मूल अधिकार को, जो हमारा संपत्ति का मूल अधिकार था, इसे एक क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। जो कि वर्तमान में अनुच्छेद 300 कै में वर्ण। तो दोस्तों दोबारा रिपीट कर देता हूं कि मूल संविधान में हमारे कुल कितने मूल अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे। इनमें से एक मूल अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 को संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया और इसे कौन सा अधिकार बना दिया? कानूनी अधिकार, जो कि अब इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? 300 कै में वर्णित। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संविधान संशोधन से तात्पर्य है संविधान में जो फेरबदल किया जाता है, बदलाव किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संविधान संशोधन। इसमें कई नियमों को हटाया जाता है, नए नियमों को जोड़ा जाता है। इसके लिए समय समय पर क्या होता है? संविधान संशोधन होता है। और इसी प्रकार का एक संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। कौन से नंबर का? 44वें नंबर का। और इसमें संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर कैसे क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया।
तो वर्तमान में हमारे कुल कितने मूल अधिकार हैं? वर्तमान मूल अधिकार कितने हैं? 6। कौन कौन से हैं? पहला हमारा मूल अधिकार है समानता का अधिकार। दूसरा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा हमारा शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और छठा हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों, हमारे कुल जो वर्तमान में कितने मूल अधिकार है? 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम इस लेसन में इन सभी 6 मूल अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, हमारा पहला जो मूल अधिकार है वो कौन सा है? समानता का अधिकार है। और ये भारतीय संविधान की धारा अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। अर्थात जो हमारा समानता का अधिकार मूल अधिकार है वो संविधान के किस अनुच्छेद से? 14 से लेकर किस अनुच्छेद तक? 18 तक वर्णित है। अब इसमें क्या वर्णित है? सबसे पहले अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है विधि के समक्ष समता तथा विधि के समान संरक्षण। अब देखिए, यहां विधि से तात्पर्य किससे है? कानूनों से। अर्थात भारत में कानून के सामने सभी कैसे हैं? समता, यानी कि समान है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सभी के लिए कानून समान है। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई हो, चाहे वो आम नागरिक हो, कानून के आगे सभी क्या हैं? समान। दूसरा शब्द क्या कहता है? विधि के समान संरक्षण, कि कानून भी सभी की एक समान क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। अर्थात सुरक्षा के मद्देनजर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सिंपली क्या कह सकते हैं कि कानून के सामने सभी भारतीय नागरिक समान हैं और भारतीय कानून सभी नागरिकों का एक समान रूप से क्या करेगा? उसकी सुरक्षा करेगा। दूसरा हमारा अनुच्छेद है 15। अब इसमें क्या कहा गया है कि भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। कि भारत में जितने भी नागरिक निवास करते हैं, चाहे उनका कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी लिंग हो, इससे कोई मतलब नहीं, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म जाति का हो सकता है, उसके साथ किसी प्रकार के नस्लीय भेदभाव, धार्मिक भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? 15 के तहत। तीसरा हमारा अनुच्छेद
16 अवसर की समान। अब अवसर क्या होता है? अवसर से तात्पर्य होता है कि जीवन उन्नति के लिए मिलने वाले मौके। अब जीवन में विकास करने के लिए, अपने जीवन को उज्जवल करने के लिए हमें मौके चाहिए, तभी हम अपने जीवन की उन्नति कर सकते हैं। तो भारत में सभी व्यक्तियों को कोई भी सरकारी पद प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्रदान किए गए हैं, बशर्ते उसके अंदर क्या होनी चाहिए? योग्य। जो सरकार ने जो योग्यता निर्धारित की गई है, उन योग्यताओं पर खरा उतरने वाला कोई भी व्यक्ति भारत में कोई भी सरकारी पद प्राप्त कर सकता है। इसके लिए जो अवसर की समानता है वो किस अनुच्छेद में दी गई है? 16। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, आप लोग क्या कहते हो कि भाई भारत में तो आरक्षण दिया गया। आरक्षण एक तरह से आप भेदभाव कह सकते हो। नहीं, जो आरक्षण दिया गया है वो भी एक समानता ही है कि भारत में दबे कुचले दलित वर्ग के जो लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, समाज में समान लाने के लिए उन लोगों को क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया। क्या दिया गया है? आरक्षण। ये मुख्यतः आरक्षण दिया जाता है एससी, एसटी और ओबीसी। इन वर्ग के लोगों को जो आरक्षण दिया जाता है वो भी समानता के अंतर्गत ही आता है, उसमें आप किसी प्रकार की असमानता नहीं कह सकते। आगे चलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। ये अस्पृश्यता क्या होती है कि प्राचीन समय में कह सकते हैं, स्वतंत्रता से पहले भी क्या था कि कई व्यक्तियों को छूत माना जाता था, उन्हें छूने से कतराया जाता था, अछूत कहते थे उन लोगों को। तो भारत में अब किसी व्यक्ति को अछूत नहीं कहा जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ उसे टच करने से यदि कोई कतराता है तो वह उसके अनुच्छेद 17 अर्थात समानता का जो अधिकार दिया गया उसकी अवहेलना, मूल अधिकार की अवहेलना माना जाएगा। अर्थात भारत में किसी को भी अछूत नहीं माना जाएगा और किसी को भी छूने पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका पूर्णतः अंत कर दिया गया है इस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 17। सबसे महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन में आता है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 17 में। या फिर अनुच्छेद 17 में किसका वर्णन किया गया है? अस्पृश्यता का अंत। अगला हमारा है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों से क्या है कि पहले राजा महाराजा रियासतों के राजाओं के लिए ब्रिटिश सरकार विभिन्न प्रकार की उपाधियां देती थी, जिसके कारण असमानता प्रकट होती थी, व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझने लगता था। इसलिए भारतीय संविधान में इस असमानता को खत्म करने के लिए, भेद को खत्म करने के लिए उपाधियों का क्या कर दिया गया? अंत के। अब किसी भी भारतीय व्यक्ति को उपाधि नहीं दी जाएगी, सिर्फ 2 क्षेत्रों को छोड़कर कि भारत में सिर्फ सेना और शिक्षा के क्षेत्र में ही उपाधियां प्रदान की जा सकती। अर्थात सेना और शिक्षा को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में उपाधियां प्रदान नहीं की जाए। अब आपको बता देता हूं यहां अलग से कि यदि कोई विदेशी राष्ट्र किसी भारतीय को नागरिकता देना चाहता है तो उसके लिए उस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति से क्या लेनी होगी? अनुमति लेनी। यदि कोई विदेशी कोई देश है, या विदेशी को कंपनी कोई भी कह सकते हैं, वो किसी भारतीय को उपाधि देना चाहता है तो इससे पहले उस भारतीय को भारत के राष्ट्रपति से क्या लेनी होगी? अनुमति, तभी उसे वो उपाधि प्रदान की जाएगी। तो यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो हमारा मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का मूल अधिकार, वो हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अपनी नोटबुक में से नोट कर लीजिए, बाकी करेंगे कल।